हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर वहाँ के युवाओं ने बहुत ही हिंसक तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, संसद भवन परिसर में घुसे नौजवान, पुलिस ने चलाई गोली, उतरनी पड़ी सेना। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर युवा हुए बेकाबू, हिंसक 19 की मौत। नेपाल द्वारा सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में सोमवार को युवाओं के नेतृत्व में किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। जेएनजी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे युवा संसद भवन परिसर में प्रवेश कर गए और जमकर तोड़फोड़ की। युवाओं ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर और लाठी डंडों से हमले भी किए। हालात बेकाबू से बाहर होते हुए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इससे कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारी व जवान घायल हुए हैं। हालांकि नेपाल पुलिस ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। प्रदर्शन में स्कूली छात्र व हजारों युवा शामिल थे। हालात पर नियंत्रण करने के लिए काठमांडू में सेना का उतरना पड़ा। सरकार ने बुटवल, भैरहवा और पोखरा समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार हामी नेपाल ने इस रैली का आयोजन किया था। इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई थी। इधर नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी है। भारत और नेपाल की सीमा से जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी की जा रही है। वहीं नेपाल सरकार ने भी भारतीय सीमा पर लगाने वाले ज़्यादातर क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। तो देख सकते दोस्तों, भारत ने नेपाल की सीमा पर कड़ी सुरक्षा लगा दी है और वहां से नेपाल के सरकार ने भी इंडिया के बॉर्डर पर कर्फ्यू लगा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं नेपाल में क्यों हुआ सोशल मीडिया बैन। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप जैसे इस्तेमाल करते हैं। युवा पीढ़ी तो सोशल मीडिया पर ही पल्ली बढ़ी है, जहां वे अपनी बात रखते हैं, खबरें शेयर करते हैं और विरोध जताते हैं। लेकिन सरकार को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म झूठी खबरें फैलाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हैं और साइबर अपराध बढ़ाते हैं। इसलिए 2023 में सरकार ने सोशल मीडिया उपयोग नियम निर्देशिका 2080 जारी की, जिसमें सही प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करना जरूरी बनाया गया। सरकार ने कई बार नोटिस दिए, लेकिन बड़ी कंपनियां जैसे मेटा और गूगल ने अनदेखा कर दिया। आखिरकार 28 अगस्त 2025 को 7 दिन की डेडलाइन दी गई, जो 4 सितंबर को खत्म हुई। कंपनियां नहीं मानी तो नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी ने इंटरनेट प्रोवाइडर्स को आदेश दिया कि इन ऐप्स को ब्लॉक कर दें। प्रदर्शनकारी बोले, छीन ली स्वतंत्रता। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को कई समूहों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करार दिया है। सरकार, मानवाधिकार संगठन और पत्रकारों ने इसे लेकर आंदोलन का आह्वान भी किया था। वहीं सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध उन्हें विनियमित करने के लिए लगाया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, दरअसल युवा पीढ़ी अपने सोशल मीडिया के जरिए ही वहाँ के नेताओं का विरोध करते हैं, जिससे कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का विरोध हो सके। और इसी को न मानते हुए वहाँ के सरकार ने सोशल मीडिया बैन लगा दी, जिस कारण वहाँ की युवा पीढ़ी भड़क गए और नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों, आज यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव राधा कृष्णन या रेड्डी फैसला आज होगा दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को अपने वोट के माध्यम से यह फैसला करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और वी सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन राजग के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से हुआ है। चुनाव के लिए मतदान मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। मंगलवार देर शाम तक नतीजे घोषित
होंगी की उम्मीद है। दोस्तों अभी का समय हो रहा है रात्रि के 9:45 और यहाँ पर उपराष्ट्रपति का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। हमारी तरफ से राधा कृष्णन का शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि वह देश के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करें। इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के लिए कुछ ऐलान जारी किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, आधार नागरिकता का सबूत नहीं, आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दोस्तों बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता है। सोमवार को बिहार मतदाता सूची ग्रहण पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माने, ताकि मतदाता वोटर लिस्ट के नाम शामिल कराए जाने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सके। चुनाव आयोग पहले ही 11 दस्तावेज को सूची जारी कर चुका है। इन्हें दिखाकर मतदाता वोटर लिस्ट के नाम पर शामिल कर सकते हैं। पहले इन दस्तावेज के आधार कार्ड शामिल नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर 12वां दस्तावेज मानने का आदेश किया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से अपने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने को भी कहा है, ताकि आधार कार्ड को स्वीकार किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग को आधार कार्ड की वैधता जानने का अधिकार। चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग को आधार कार्ड की वैधता जांचने का पूरा अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जाली दस्तावेज पर असली होने का दावा करने वालों को सूची से बाहर रखा जाए। कोई नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदान सूची में शामिल करे। आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सबमिशन दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस बागची ने साफ किया कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध किए गए 11 दस्तावेज भी नागरिकता के सबूत नहीं माने जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पहचान के लिए कुछ 11 दस्तावेज रखे हैं, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, केंद्र राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय पदाधिकारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड दस्तावेज। तीसरा, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। पाँचवा, वन अधिकार प्रमाण पत्र। छठा, पासपोर्ट। सातवां, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र। आठवां, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी OBC SC ST जाति प्रमाण पत्र। नौवां, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो। 10वां, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। और एक लास्ट 11वां दोस्तों, सरकार का कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। दोस्तों कुछ इस प्रकार के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है हर व्यक्ति से। इसी के साथ दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग बनी लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद। त्योहारों से पहले ही 25% तक बढ़े कपड़ों के दाम। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही कपड़ों का दाम आसमान छूने लगे हैं। जिला मुख्यालय सहित आसपास के बाजारों में कपड़े की कीमतें में पिछले एक साल 2024 की तुलना में 2025 में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महंगाई ने ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी मुश्किलें बढ़ा दी है। त्योहारों में दुर्गा पूजा पर रेडीमेड कपड़ों और दीपावली छठ पर पारंपरिक वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती और बच्चे के कपड़े की डिमांड तेजी से बढ़ती है। इसके देखते हुए बड़े
कारोबारी अभी से ही ब्रांडेड और रेडीमेड कपड़ों का स्टॉक जमा करने में जुटे गए हैं। कपड़ा व्यापारी पुरुषोत्तम कुमार, आनंद कुमार आदि बताते हैं कि इस महंगाई के लिए कई प्रमुख कारण बता रहे हैं। कच्चे माल की कीमत, कॉटन और पॉलिस्टर यार्न के दाम बढ़ने का सीधा असर कपड़ों की कीमतों पर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है। मजदूरी और अन्य खर्चों में हुई वृद्धि का असर भी दामों पर दिख रहा है। बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के दाम पर बढ़ाए जाने पूरे बाजार का दबाव पड़ा है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि आने वाले त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के कारण कपड़ों की कीमत में 10 से 20% तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। दुर्गा पूजा के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और कीमतें 12 से 80% तक बढ़ सकती है। दीपावली में ब्रांडेड और रेडीमेड कपड़ों की बिक्री ज़्यादा होगी। कीमतें 10 से 15% तक की ऊपरी जा सकती है। छठ में पारंपरिक वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती और बच्चे के कपड़े की मांग बढ़ने से इनके दाम 15 से 20% तक चढ़ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग बनी पहली पसंद। पर्व त्योहार का मौसम शुरू होते ही बाजारों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ऑफरों की बरसात हो गई है। मॉल और शोरूम में चहल पहल जरूर है, लेकिन इस बार ग्राहकों का रुझान पहले से ही ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की ओर नज़र आ रहा है। रेडीमेड और फैंसी कपड़ों की सबसे ज़्यादा खरीदारी ऑनलाइन हो रही है। खासकर लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। घर बैठे डिस्काउंट, कैशबैक और आसान डिलीवरी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक ऑनलाइन की बुकिंग हो रही है। इससे परंपरागत कपड़ा कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि महंगे कपड़े और थोक खरीदारी के लिए लोग अभी भी दुकानों का रुख कर रहे हैं। शोरूम संचालकों का मानना है कि त्योहारों में बड़े परिवार एक साथ खरीदारी करने का आनंद दुकान पर ही लेना पसंद करते हैं। त्योहार सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर बिक्री बढ़ रही है। कारोबारियों का उम्मीद है कि भीड़ और बढ़ेगी और नुकसान भी भरपाई हो जाएगी। सड़कों पर उतरेगा प्रचार प्रसार वाहन। त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए मॉल और नामी शोरूम अब प्रचार प्रसार वाहनों के जरिए ऑफरों की घोषणा कर रहे हैं। ये वाहन शहर के बाजारों और कॉलोनियों में घुसकर स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट की जानकारी दे रहे हैं। लाउड स्पीकर ऑफर, बोली और म्यूजिक से त्योहार जैसा माहौल और भी रंगीन हो गया है। ग्राहकों का कहना है कि इससे उन्हें तुरंत नए ऑफरों की जानकारी मिल जाती है, जबकि व्यापारी मानते हैं कि यह तरीका बिक्री बढ़ाने का मददगार साबित हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, त्योहारों में कपड़ों और अन्य वस्तुओं की दाम में होगी बढ़ोतरी। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक सभी में दाम बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, कपड़ों के कारोबार का सबसे बड़ा हब है सोहसराय मंडी। बिहार शरीफ की सोहसराय कपड़ा मंडी नालंदा जिले का सबसे बड़ा थोक और खुदरा बाजार है, जिससे पूरे दक्षिण बिहार में कपड़ा कारोबार का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ से कपड़ों की सप्लाई नालंदा से पूरा नवादा, जहानाबाद, पटना ग्रामीण और गया तक होती है। लगभग 900 करोड़ से 1100 करोड़ रुपए तक वार्षिक कारोबार होने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। त्योहारी सीजन सितंबर-नवंबर में कुल कारोबार का लगभग 40% हिस्सा होता है। वर्ष 2020 में यहाँ औसतन 600 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो अब बढ़कर 1050 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। इस मंडी को छोटा पटना मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बड़े होलसेलर डीलर पटना, बनारस, सूरत और कोलकाता के माल मंगवाते हैं। त्योहार के दौरान यहाँ का कारोबार पटना के बड़े बाजारों से भी टक्कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा कपड़ों का कारोबार सोहसराय को माना जाता है, जहाँ पर औसतन 1050 रुपये तक की कमाई होती है, जिसे बिहार का छोटा पटना के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का व्यापारी बड़े होलसेलर माल अपना पटना से या गुजरात से मंगवाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ट्रंप का बहुत बड़ा ही ऐलान आ रहा है। हुंडई प्लांट पर छापेमारी के बाद विवाद के बीच ट्रंप का नया शिव गुफा। ट्रंप में विदेशी कंपनियों को चेताया मानना होगा अमेरिका की कानून। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कंपनियों को चेतावनी दी है कि उन्हें अमेरिका कानून का पालन करना चाहिए। अमेरिका राज्य का जॉर्जिया में बन रहे हुंडई
एलजी बैटरी प्लांट में लगभग 300 अतिथि के रूप में अवैध दक्षिण कोरिया कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया कि सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि कृपया हमारे देश के अब्राज़न कानूनों का सम्मान करें। आपके निवेश का स्वागत है और हम कानूनी रूप से बुद्धिमान लोगों को अमेरिका लाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन बदले में हम भी आपसे चाहते हैं कि आप अमेरिका कर्मचारियों की नियुक्ति करें और उन्हें प्रशिक्षण करें। जॉर्जिया के प्लांट से हुई गिरफ्तारी। जॉर्जिया में दक्षिण कोरिया कंपनी हुंडई और एलजी के प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जहां शुक्रवार को अमेरिका आप्रवासन विभाग ने 475 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से अधिकतर दक्षिण कोरिया कर्मचारी थे जो कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में रहकर प्लांट में काम कर रहे थे। इसी के साथ अमेरिका में पकड़ाए गए दक्षिण कोरिया के लोगों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर कोरिया में घटना पर जानकारी मिली, नाराजगी हुई। वहीं हुंडई कंपनी की तरफ से कहा गया कि उसके 47 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 46 दक्षिण कोरिया और एक इंडोनेशिया नागरिक है। कंपनी में यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से करीब 225 लोग ठेकेदार में कर्मचारियों दक्षिण कोरियन नागरिक हैं। दक्षिण कोरिया अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति ली जे-मयूंग ने अमेरिका के दौर पर और 350 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका अब्राज़न विभाग की कार्रवाई को लेकर दक्षिण कोरिया के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, अतिरिक्त टैरिफ पुतिन को वार्ता के लिए करेगा मजबूर। बेसेंट। इधर अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यदि वाशिंगटन और ईयू रूस के कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हैं तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है और इससे पुतिन वार्ता के लिए मजबूर होंगे। बेसेंट ने एनबीसी न्यूज को रविवार को दिए साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ समर्थन बातचीत की थी। इस दौरान अमेरिका और ईयू द्वारा रूस पर और दबाव बनाने में संभावित उपचारों पर चर्चा हुई। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर पहले से लगाए गए 25% शुल्क के अतिरिक्त 25% का और शुल्क लगा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए हम अपने यूरोपीय साझेदारी का समर्थन चाहिए। यह अब एक रेस बन गई है। एक तरफ यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है और दूसरी तरफ रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक संभल सकती है। देख सकते दोस्तों, अमेरिका की सरकार ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 25% पहले से ही टैरिफ था और 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है। इसी के साथ दोस्तों, अभी नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर युवाओं अभी भड़के हुए हैं। इसी को लेकर आंदोलन का इतिहास बन चुका है। समाज, राजनीतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर नया नहीं युवाओं का रुख। जब युवाओं ने थामी विरोध की मशाल तो बदल दी हवा। आज की दुनिया में युवा केवल भविष्य के सपने देखने वाले नहीं बल्कि वर्तमान को बदलने की ताकत रखने वाले भी हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज, राजनीतिक और पर्यावरण पर संकट गहराया, युवाओं ने सबसे आगे आकर आवाज़ उठाई। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हो गए जलवायु संकट पर चेतावनी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग, युवा पीढ़ी ने बार बार यह साबित किया है कि उनका साहस और एकजुटता सत्ता को हिलाने की क्षमता रखती है। नेपाल की गलियों में भी यही गूंज सुनाई दे रही है। राजधानी काठमांडू में हजारों युवा सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। नेपाल में हुआ विरोध केवल एक स्थानीय आंदोलन नहीं बल्कि दुनिया भर में जारी उन वैश्विक प्रयत्नों का हिस्सा है जहां जेन जी न्याय और सुधार की लड़ाई में अगुवाई कर रहा है। हालांकि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हर देश और सरकार इन आंदोलन को अलग नज़रिए से देखती है। कहीं ये गैर लोकतांत्रिक और हिंसक तरीके के लिए आलोचना झेलते हैं तो कहीं इनकी मांगों पर
कटघरे में खड़ा किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसे ही बड़े युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दोस्तों चलिए देखते हैं। इंडोनेशिया में सड़कों पर लाखों युवा उतरे। 2025 में इंडोनेशिया छात्रों और नागरिकों के प्रदर्शन से हिल उठा और विधि सेना कानून संशोधन और संसदों की सुविधाओं के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे। एक प्रदर्शन में सुरक्षा बलों की गाड़ी से एक व्यक्ति की मौत ने आग में ही घी डालने का काम किया। फिरका 2025 का नया मोर्चा। केन्या से लेकर घाना, नाइजीरिया, मोजाम्बिक तक अफ्रीका में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। 2024 में आंदोलन शुरू हुए, 2025 में तेज होने की संभावना है। बांग्लादेश की जुलाई क्रांति। 2024 में आरक्षण सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। यह आंदोलन जुलाई 2025 में जुलाई क्रांति में बदल गया। दमन और हत्यारों के बाद आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया और अंतरिम सरकार बनी। ब्लड लाइव मैटर 2020। और कोरोना काल के दौरान अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद युवा कार्यकर्ताओं ने नस्लीय न्याय की मांग में वैश्विक प्रदर्शन किए। इस आंदोलन में नस्लीय असमानता पर दुनिया का ध्यान खींचा। वैश्विक जलवायु हड़तालें 2018। ग्रेटा थनबर्ग की अपील पर 163 देशों के छात्रों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्कूल स्ट्राइक की थी। इस आंदोलन ने दुनिया भर की सरकारों पर पर्यावरणीय कदम उठाने का दबाव बनाया था। उनका आंदोलन सुर्खियों में रहा। इसके साथ दोस्तों थाईलैंड के छात्र प्रदर्शन 2020। युवाओं ने राजशाही की भूमिका और संविधान के सुधार की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन किए, जिससे थाई राजनीति को हिला दिया। इसका थाईलैंड में खास असर देखा गया। इसी के साथ दोस्तों एंड सार्स नाइजीरिया 2018। नाइजीरियाई युवाओं ने ऑनलाइन और सड़कों पर पुलिस की अत्याचारपूर्ण विशेष ईसाई सार्स को भंग करने की मांग को लेकर 2018 से 2020 तक प्रदर्शन किए। आंदोलन भ्रष्टाचार और शासन की नाकामी के खिलाफ भी की थी। इसी के साथ दोस्तों हांगकांग आंदोलन 2019। छात्रों और युवाओं के प्रयत्न कानून और लोकतांत्रिक अधिकारियों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। दुनिया भर ने इनकी जुझारू लड़ाई पर नजर रखी। देख सकते दोस्तों 2018 से लेकर 2025 तक युवाओं ने कितने आंदोलन किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जुलाई की बांग्लादेश की जुलाई क्रांति, ब्लड लाइव्स मैटर 2020, वैश्विक जलवायु हड़तालें 2018, थाईलैंड के छात्र प्रदर्शन 2020, सार्स नाइजीरिया 2018, हांगकांग आंदोलन 2019।